हॉस्पिटल के ही दूसरे कमरे में करण इस समय जिया के बगल में बैठा हुआ अपने चेहरे पर परेशानी भरे भाव लिए लगातार बेड पर बेहोश लेटी जिया को ही देखे जा रहा था। तभी जिया धीमे धीमे से अपनी आंखें खोलती है। वहीं जिया को होश में आता हुआ देखकर करण के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वहीं जैसे ही जिया की आंखें खुलती हैं तो उसकी पहली नजर करण के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ती है। करण का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जिया के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए ही करण से कहती है, क्या मैंने आज आपको ज्यादा परेशान कर दिया? जिया की बात को सुनकर करण बड़े प्यार से उसका एक हाथ पकड़ के उसे चूमते हुए जिया की आंखों में देखकर उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं कभी तुमसे परेशान हो सकता हूँ माय लव? इतना कहकर वो बड़े प्यार से जिया की आंखों में देखने लग जाता है। वहीं करण की बातें सुनकर जिया खुद को शर्माने से नहीं रोक पाती है और उसका चेहरा लाल होने लग जाता है। वहीं जिया को शर्माते हुए देखकर करण के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो उसी मुस्कान के साथ जिया के ऊपर झुकते हुए बेहद प्यार से कहता है, माय लव, जब तुमने आज मुझे परेशान कर ही दिया है तो इसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। और इतना कहकर करण तुरंत जिया के बेड के दोनों तरफ अपने हाथ टिकाकर उसे लॉक कर देता है और फिर वो धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं करण को अपने होठों की तरफ बढ़ते हुए देखकर जिया खुद को उससे बचाने के लिए इधर उधर देखने लगती है, लेकिन जब उसे खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। वहीं करण अब भी जिया के ऊपर उसे किस करने के लिए उसके होठों की तरफ बढ़े जा रहा था। जहां एक तरफ करण जिया के साथ काफी रोमांटिक हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपने दादाजी से बात करने के बाद विहान एक अलग ही फैसला कर चुका था। उसने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आरोही को मना करके ही दम लेगा। अपने मन में ये फैसला करते हुए विहान तुरंत अपनी जेब से अपना फोन निकालकर करण का नंबर डायल कर देता है। वहीं कमरे के अंदर करण जिया के होठों पर अपने होठ रखने ही वाला था कि तभी उसके जेब में रखा हुआ मोबाइल फोन बजने लगता है। करण उस कॉल को इग्नोर करते हुए तुरंत उस कॉल को काट देता है और एक बार फिर से जिया को किस करने के लिए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो दोबारा जिया के होठों के करीब पहुंचा ही था कि एक बार फिर उसका फोन बजने लगता है। इस बार करण इरिटेट होते हुए अपना फोन निकालकर कॉलर आईडी को देखता है तो फोन के कॉल स्क्रीन पर विहान के नाम को देखकर वो चौंक जाता है और अपने मन ही मन कहता है, इस राक्षस से कभी मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। जब भी मैं एक पल के लिए भी खुश होने लगता हूँ या अपनी लाइफ जीने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कहाँ से आकर टपक जाता है राक्षस कहीं का। अब तो इसकी शादी भी हो चुकी है, फिर भी ये मुझे ऐसे कॉल कर रहा है जैसे मैं इसका दोस्त नहीं इसकी बीवी हूँ। वहीं करण की बातें सुनकर बिस्तर पर लेटी हुई जिया जोर जोर से हंसने लग जाती है। वहीं जिया को अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर करण उसकी तरफ घूरते हुए उसे देखकर उससे कहता है, माय लव, तुम अभी मुझसे बची नहीं हो। एक बार मैं इस राक्षस को मिटा दूं, उसके बाद तुम अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। ये सब कहते हुए करण अपनी शैतानी से भरी हुई मुस्कान लिए जिया की तरफ देखने लग जाता है। वहीं करण की बात सुनकर जिया के चेहरे पर शर्म की लाली आ जाती है और वो तुरंत ही ब्लैंकेट से खुद का चेहरा कवर कर लेती है ताकि करण को उसके चेहरे पर आ रही शर्म न दिखाई दे। जिया को शर्म से ऐसे खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए देखकर करण अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए विहान का कॉल पिक करते हुए उसके कमरे से बाहर निकल जाता है। जहां एक तरफ विहान आरोही को मनाने के लिए एक नए जोश और खुशी से भरा हुआ था, वहीं करण और जिया की लाइफ में भी खुशियां अपनी दस्तक देने लगी थी। लेकिन कोई था जो उनकी खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए बेचैन था। इंडिया से दूर एक घने जंगल के बीच बने राजवीर शेखावत के बंगले में राजवीर शेखावत इस समय अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और गुस्से से उसका चेहरा पूरा लाल था और उसके ठीक सामने इस समय उसके आदमी अपना सर झुकाए हुए खड़े थे। राजवीर शेखावत उन सभी को ऐसे सर झुकाया हुआ देखकर अपनी सर्द आवाज में उनसे पूछता है, क्या हुआ? क्या वो लड़की मारी गई? राजवीर शेखावत के सवाल पर उसका एक आदमी डरते और घबराते हुए हकलाकर उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं बॉस, वो लड़की तो नहीं मरी, लेकिन बॉस हमारे सभी आदमी मारे गए। वहीं उस आदमी का जवाब सुनते ही राजवीर शेखावत अपनी गन निकालकर उस आदमी को शूट कर देता है और फिर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, राजवीर शेखावत को नाकामी और सॉरी दोनों से नफरत है। इतना कहते हुए राजवीर शेखावत उस आदमी के ऊपर 4-5 बार और गोलियां चलाकर उसे बुरी तरह गोलियों से छलनी कर देता है। वहीं जब राजवीर अपने आदमी को मार देता है तो तभी एक अंधेरे कमरे में से एक आदमी की परछाई नजर आती है और फिर वो अपनी सर्द आवाज में कहता है, राजवीर, तुम चाहे खुद जाओ या अपने आदमियों को भेजो, लेकिन वो लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए और उसे मारने से पहले उसके पास से वो चिप लेना बिल्कुल मत भूलना। उस आवाज को सुनते ही राजवीर तुरंत ही शांत हो जाता है और राजवीर के शांत होते ही वहां खड़े उसके सब आदमी भी शांत हो जाते हैं। तभी उस अंधेरे कमरे में से एक आदमी के कदमों के चलने की आवाज लगातार बाहर आने लगती है। कुछ देर बाद उन सभी को उस अंधेरे कमरे से अंधेरे को चीर कर बाहर आते हुए एक इंसान दिखाई देता है। उस इंसान के चेहरे पर इस समय बेहद खतरनाक एक्सप्रेशंस थे। उस आदमी पर नजर पड़ते ही राजवीर अपना सर रिस्पेक्ट में झुकाकर घुटनों के बल बैठकर अपनी छाती में हाथ रख लेता है
और उस इंसान के अभिवादन में राजवीर के पीछे उसके सारे आदमी भी उसी को फॉलो करते हुए उसी के जैसा ही करते हैं। वो इंसान बस एक नजर उन सभी को देखता है और अंत में जाकर उसकी नजर राजवीर पर आकर ठहर जाती है। और फिर वो राजवीर को देखते हुए अपनी आंखों में जानलेवा चमक लिए राजवीर से अपनी सर्द आवाज में कहता है, क्या तुमने सुना मैंने तुम्हें क्या कहा? उस आदमी के कहते ही राजवीर अपनी घबराई हुई आवाज में उसे जवाब देता है, जी जूनियर मास्टर। अगर सुनाई दे रहा है तो मेरी बात का जवाब दो बेवकूफ। वो इंसान गुस्से में चिल्लाकर राजवीर से कहता है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि विक्रम राठौड़ था। वही विक्रम राठौड़ जिसने कुछ महीने पहले ही आरोही और विहान पर हमला किया था और विहान के हाथों मरते मरते बचा था। उस बम धमाके से विक्रम राठौड़ बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए जैसे तैसे उस बिल्डिंग से बाहर निकल आया था और बाहर आते ही उसने सबसे पहले राजवीर को कांटेक्ट किया जो उसे यहाँ लेकर आ गया था। जूनियर मास्टर यानी विक्रम राठौड़ के गुस्से को देखकर राजवीर डरते हुए उसे जवाब देता है, जी जूनियर मास्टर, जैसा आप कहें। अब मैं खुद जाकर ये काम करूंगा और इस बार वो लड़की जिंदा नहीं बचेगी और साथ ही साथ में उस चिप को भी आपके लिए लेकर आऊंगा। राजवीर की बात सुनकर विक्रम राठौड़ के चेहरे पर एक जानलेवा चमक आ जाती है और वो अपने चेहरे पर उसी जानलेवा चमक को लिए सामने लगे हुए आईने में अपना आधा जला हुआ चेहरा देखने लग जाता है, जो देखने में इतना भयानक था कि किसी को भी उल्टियां आ जाएं उसका चेहरा देखकर। अपने आधे जले हुए चेहरे को देखते हुए विक्रम राठौड़ अपना एक हाथ अपने चेहरे के जले भाग पर रखकर अपनी आंखों में नफरत भर के कहता है, जान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जो चीज विक्रम राठौड़ को पसंद आ जाए उसे वो अपना बना लेता है या बर्बाद कर देता है। तुम्हें मैंने अपना बनाना चाहा पर तुमने मुझे ठुकरा दिया, तो अब बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब कहते हुए विक्रम राठौड़ की आंखों में आरोही के लिए बेइंतहा नफरत छलक रही थी और फिर अपनी आंखों में उसी नफरत को लिए विक्रम राठौड़ राजवीर की तरफ देखते हुए उससे सवाल करता है, क्या तुमने पता किया उसका पति कहाँ है और क्या करता है? विक्रम राठौड़ का सवाल सुनकर राजवीर उसको जवाब देते हुए कहता है, जूनियर मास्टर, उस इंसान की आइडेंटिटी पता करना हमारे लिए भी नामुमकिन हो रहा था जब तक उसने खुद 20 दिन पहले अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी। इतना कहकर राजवीर चुप हो जाता है और राजवीर के चुप होते ही विक्रम राठौड़ उसे घूरते हुए गुस्से से अपने दांत को पीसकर उससे कहता है, आगे बताओ कौन है वो? विक्रम राठौड़ के गुस्से से ये पूछते ही राजवीर डरते हुए हकलाहट भरी आवाज में उससे कहता है, जूनियर मास्टर, वो विहान सिंह कोई और नहीं बल्कि हर्षवर्धन सिंह का बेटा है जिसे 24 साल पहले। इतना कहते कहते राजवीर चुप हो जाता है, लेकिन राजवीर के मुंह से हर्षवर्धन सिंह का नाम सुनकर एक पल के लिए तो विक्रम राठौड़ अपनी जगह पर जम सा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक हैवानियत भरी मुस्कान आ जाती है और फिर वो उसी मुस्कान को अपने चेहरे पर लिए हुए राजवीर से कहता है, यानी उस आर्मी ऑफिसर का बेटा भी अब तक जिंदा है। मानना पड़ेगा उस बुढ़े रुद्र प्रताप को, उसने काफी अच्छे तरीके से हमसे अपने पोते को छिपा कर रखा था, लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती तो अब कर दी, अपने पोते को एक बार फिर से हमारे सामने लाने की। अब उसे और उसके पूरे परिवार को मरना पड़ेगा। इतना कहकर विक्रम राठौड़ शैतानों वाली हंसी हंसने लग जाता है। वहीं विक्रम राठौड़ को इस तरह से हंसते हुए देखकर राजवीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर कुछ याद आते ही उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है और वो विक्रम राठौड़ को टोकते हुए उससे कहता है, लेकिन जूनियर मास्टर, उस आदमी को मारना इतना आसान नहीं है। उसकी पहचान इतनी मिस्टीरियस है कि उसके बारे में कुछ भी पता लगा पाना लगभग नामुमकिन है। कुछ टाइम पहले तक वो एक आर्मी ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन उस हादसे के बाद उसने आर्मी से रिजाइन कर दिया और वो अभी क्या करता है इस बारे में जानने के लिए हमने बहुत कोशिश की और फिर हमने अपनी एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। इतना कहकर राजवीर शेखावत कुछ पल के लिए रुकता है और फिर आगे अपनी बात कहना जारी रखता है, हमारे जितने भी आदमी आज तक उसकी पहचान का पता लगाने के लिए गए, उनमें से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाया और ना ही उनका कोई अता पता भी चल पाया कि वो लोग कहाँ गए। उस आदमी के पीछे जिनको भी हमने भेजा है वो लोग काफी रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए और हम चाहकर भी उन लोगों का पता नहीं लगा पाए। इतना कहकर राजवीर कुछ पल के लिए रुककर आगे कहना जारी रखता है, जूनियर मास्टर, मुझे लगता है उसने हमारे बीच अपना कोई इन्फॉर्मर भेजा है जो हमारी हर एक बात उस तक पहुंचा देता है, इसलिए उसको हमारे हर एक कदम की जानकारी पहले से ही रहती है। इतना कहकर राजवीर चुप हो जाता है। वहीं राजवीर के चुप होते ही विक्रम राठौड़ उसे बेहद गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, बेवकूफ इंसान, इतना सब कुछ हो गया और तुम इसके बारे में मुझे अब बता रहे हो। सब कुछ जानकर क्या होगा विक्रम राठौड़ का अगला कदम, जानने के लिए सुनते रहिए माय कमांडो वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।